आज की यह वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का जो मैथ है उसके ऑल चैप्टर के सभी फॉर्मूले। यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको 9th क्लास का जो मैथ है उसमें जो सभी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के सभी फॉर्मूले आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। सभी फॉर्मूले आपको आसान तरीके से बताऊंगा और याद भी कराने की कोशिश की जाएगी। तो यह वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है और नोट्स बनाते हुए चलना है। और यहाँ पर जो है इस वीडियो में आप सभी फॉर्मूले जान जाएंगे हर एक चैप्टर के 9th क्लास मैथ के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कंप्लीट देखनी है, यदि आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तभी आप जो है 9th क्लास के सभी फॉर्मूलों को जान पाएंगे और उनको याद कर पाएंगे। और एक जगह लिखकर यदि आप ये फॉर्मूले सभी फॉर्मूले एक ही कॉपी में लिख लेते हैं एक साथ तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है कौन चैप्टर, संख्या पद्धति चैप्टर। तो आपको यहाँ पर जानना है वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या भी होती है जिनको हम इस संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। ये सब हमारे पास वास्तविक संख्या जैसे कि 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3, ये सब क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक, उसके बाद जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है एक से, एक के बाद दो आएगा, 3 4 5 6। इस प्रकार से ये सभी संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 19 और कौन सा 23 और 29 31 और उसके बाद आएगा 37 41 43 और 47। तो आपको 50 तक की कम से कम अभाज्य संख्या याद कर लेनी है। ये सब क्या होती है, ये होती है अभाज्य संख्याएं। और आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो आपके एग्जाम में काम आएगी। उसके बाद सीखते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं एक तो 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और जो नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इस प्रकार जो संख्या है निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या और जीरो, इन सबको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, और जो ये प्लस वाले हैं इन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और जो माइनस वाले हैं इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद आपको जानना है पूर्ण संख्या। एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होगी 0 से, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सब क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास पूर्ण संख्या है। निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या, जीरो सबको मिला के ये हो जाएगी पूर्णांक। ठीक, और पूर्णांक संख्या प्लस पॉइंट में नहीं होने की, ना ही बटे में होने की, कंप्लीट नंबर होगा पूर्ण संख्या। ठीक, उसके बाद सीखते हैं आगे। आगे नेक्स्ट है, हमने जो है पूर्णांक पढ़ लिए हैं, पीछे हमने बताया आपको पूर्णांक क्या होते हैं। ये सब हमारे क्या है, पूर्णांक। उसके बाद देखते हैं से अभाज्य संख्या। तो ध्यान देंगे हमारे पास जो ए और बी ये से अभाज्य संख्या है, ये कब है, जब जब ए कोमा बी इन दोनों का जो एचसीएफ है, दोनों का जो हमारे पास है का एचसीएफ यानी कि में से, एचसीएफ यानी कि में से अगर जो ये हमारे पास आ गया 1, तो ये दोनों संख्या क्या कहलाएगी, एब से अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लो, देखो 7 में और ये हमारे पास 7 और 15, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अर्थात इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 1 है। तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, से अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, उसके बाद मैं लिखता हूँ 5 और 10। तो इन दो संख्या का जो एचसीएफ है वो 5 है, जो एचसीएफ है वो इनका 5 है। तो यहाँ पे एचसीएफ एक से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि एचसीएफ एक नहीं है, 5 आ रहा है। तो ये दो संख्याएं से अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, से अभाज्य संख्या के बारे में। आगे सीखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती है इस प्रकार से जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। तो यदि आपसे पूछा जाए
परिमेय संख्या क्या है? तो आप बताओगे ऐसी संख्या जिसे जिसे P/Q के। तो भाई हमने यहाँ पर सीखा जो परिमेय संख्या है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो कहलाती है क्या? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा यहाँ पे इसका 5/7 और -3/4। इस प्रकार से एग्जाम्पल देंगे तो हमारे पास कहलाएगी परिमेय संख्या। या फिर ऐसे लिख लो 15 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? इसके बटे में 1 आ सकता है। ठीक, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आपको बताना है ऐसी संख्या जिसे जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास क्या है अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है पाई एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद जो भी संख्या रूट के अंदर होगी और रूट से बाहर ना निकल पाए वो हमारे पास रहेगी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ये परिभाषा हो गई। और अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है पाई एक अपरिमेय संख्या है। और जो रूट के अंदर संख्या आएगी और वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या रहेगी। और इसमें हम कोई संख्या जोड़ दे, यानी कि अपरिमेय संख्या में कोई संख्या हम जोड़ देते हैं तो वो भी फिर अपरिमेय संख्या ही काउंट होगी। ठीक, या फिर अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या गुना करते हैं तो भी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। या फिर अपरिमेय संख्या में कोई संख्या हम घटाते हैं परिमेय संख्या तो भी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। और जो बातें बताई जा रही है सब आपको नोट करते हुए चलना है। ये सब आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आपके जो 9th क्लास का जो मैथ है वो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। या फिर नहीं कि ऐसे मान के चलो जब एग्जाम होता है तो आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं। फॉर्मूले याद है तो फिर क्वेश्चन एग्जाम में हो जाता है। ठीक, तो इस क्लास के माध्यम से सभी फॉर्मूले आपको बता दिए जाएंगे। इनको आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है और उनको याद करना है। फिर इससे क्या होगा? आपके पूरे मैथ का रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूले का। ठीक, तो फॉर्मूले आपको नोट करते चलना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूले जो यहाँ पर हमारे पास रहेंगे इस क्लास में। तो देखते हैं हमारे पास ये फॉर्मूले हैं वर्गमूल के रूप में संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है। सभी फॉर्मूले आपके 9th क्लास से के ही है, ये आपको याद करने हैं। ठीक, तो हमारे पास है रूट AB, यानी कि रूट के अंदर A×B है। इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ये है। जो ये हमारे पास बटे में हो तब भी इनको अलग अलग इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर जो रूट A की गुना रूट A में कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा A। यदि फिर ये ऐसे मान लो रूट के अंदर कोई संख्या है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? A आएगा। और फिर ध्यान रखना है रूट के अंदर जो भी संख्या है वो सेम संख्या रूट के अंदर यहाँ भी हो और इनको प्लस करना हो तो ये एक और एक क्या हो जाएगी? 2। यानी कि हम रूट के अंदर सेम संख्या है उसको ही हम जोड़ सकते हैं, उन्हीं को ही हम घटा सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यदि हमारे पास एक्स है और ये भी एक्स है और पावर इनकी अलग अलग है तो पावर को हम जोड़ सकते हैं। ठीक, यदि इनके बीच में गुना है। उसके बाद पावर के ऊपर पावर हो तो गुना कर सकते हैं इनके ऐसे। ठीक, यहाँ भी एक्स है बटे में भी एक्स है, पावर अलग अलग है और ये बटे में है तो पावर को हम घटा देंगे। और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वो बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद 1/x⁴n है तो ये ऊपर आके सी पावर माइनस की इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट।
तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। तो ये चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आपका रहेगा बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुपद का फॉर्मूला आपके सामने हो जाएगा। और एक बात और भी है, अब आपको यहाँ पर पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा बहुपद है। तो ये आपके सामने जो नंबर लिखे हैं ये सब क्या है, एक बहुपद के एग्जाम्पल है। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास ये भी क्या है, एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास इस क्वेश्चन में है जी, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद बटे में नहीं हो सकता। बहुपद के जो हमारे पास चरपद है, जो चरपद होता है एक्स और ये वाई, ये क्या होते हैं, चरपद, चरपद। और ये बटे में नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और बहुपद रूट के अंदर भी नहीं हो सकता, ये बहुपद नहीं है। बटे में नहीं हो सकता, बहुपद नहीं है। और एक बहुपद में दो चर पद नहीं आ सकते, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो जी एच आई और जे ये बहुपद के एग्जाम्पल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है रेखिक बहुपद। जो हमारे पास होता है रेखिक बहुपद क्या होता है, अब देखो हमारे पास रेखिक बहुपद होता है इस प्रकार से। ये रेखिक बहुपद का एक फॉर्मूला है। यदि हमारे पास चर, जो हमारे पास चरपद है उसकी घात 1 है, तो वो हमारे पास रहेगा रेखिक बहुपद। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ये। तो ये रेखिक रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सामने। तो मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, ये रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे चर पद जो हमारे पास है एक्स, इसकी घात 1 है, इसीलिए ये क्या है, रेखिक बहुपद है। उसके बाद होता है दो घात बहुपद। यदि चर जो हमारे पास पद है उसकी अधिकतम घात 2 है, तो वो दो घात बहुपद रहेगा। ठीक, जो हमारे पास दो घात बहुपद है, इससे एग्जाम्पल देख लो। तो दो घात बहुपद के एग्जाम्पल हमारे पास आपके सामने ये रहा, ये होता है दो घात बहुपद। तो ये क्या है, दो घात बहुपद है, दो घात बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक, ये भी क्या है, एक दो घात बहुपद है। ये भी क्या है, एक दो घात बहुपद है, यानी कि एक्स की घात दो दिखाई दे, सबसे बड़ी घात एक्स की दो दिखाई दे, तो वो दो घात बहुपद होता है। उसके बाद है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जो एक्स हमारे पास है चरपद, इसकी घात अधिकतम होनी चाहिए दो, सॉरी तीन, तीन है, तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यानी कि जो चरपद है एक्स या वाई, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो वो त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं ये रहा। तो ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद लिखते हैं आप एग्जाम्पल। तो ये एक जो मैंने सामने लिखा आपके सामने, ये बहुपद त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात 3 है। एक एग्जाम्पल और देख लो, ये भी क्या एक त्रिघात बहुपद है, जो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो एक्स की घात 3 है अधिकतम, या फिर चरपद क्या दो एक्स, इसकी घात अधिकतम 3 है, तो वो हमारे पास होता है त्रिघात बहुपद। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। और एक बात और भी है, वीडियो में आपको थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, बहुत कम समय में आप सब कुछ समझ जाए, क्योंकि हमें पूरे 9th क्लास के फॉर्मूले एक ही इस वीडियो में देखने हैं, इसलिए हर बातें मैं आपको थोड़ा फास्ट बताते हुए चलूंगा। आपको ध्यानपूर्वक बातें सुनना है, और जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बीज गणितीय जो हमारे पास सर्व समीकरण होती है, इनके फॉर्मूले क्या है। तो आपके सामने फर्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का, या फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और फिर सेकंड फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आप यहाँ पे याद कर लेंगे, फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद है थर्ड एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यदि एक बार प्लस एक बार माइनस में है दो संख्याएं और बीच में गुना है इनके, तो उनको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस ये वाई स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला है नेक्स्ट नंबर 4 एक्स प्लस वाई की पावर 3 का। नेक्स्ट फॉर्मूला 5 है एक्स माइनस वाई की पावर 5 का, सॉरी एक्स माइनस वाई की पावर 3 का फॉर्मूला नेक्स्ट है ये रहा। ये आपको याद कर लेना है, जो आपको सामने लिखा है सभी फॉर्मूले बिल्कुल सही है, ध्यानपूर्वक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो ये आपको याद कर लेने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर हमारे पास 6, और फिर ये फॉर्मूला नंबर 7 है, और ये फॉर्मूला नंबर 8 है। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx।
तो ये बड़ा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, और फिर यहाँ पे क्या है जेड एक्स की पावर 3 और माइनस के 3xy z। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई जेड एक्स माइनस के जेड वाई। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इस हमारे पास इस एक हमारे पास बहुपद का। ठीक, और एक बात ध्यान रखना है, यदि हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो फॉर्मूला फिर ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस की वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 बराबर आएगा 3xy z। यदि एक्स प्लस वाई और इन तीनों को जोड़ने पर एक्स वाई जेड को जोड़ने पर 0 आए तब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपस में इक्वल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले देख लिए, तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो आपके सामने है। तो यहाँ पर है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो चर कौन कौन से हैं, एक तो x है और एक y है। तो x और y दो चर हो जाएंगे और ये समीकरण है तो बराबर 0 आएगा। ठीक, और a b c रहेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, और यहाँ पर a का और b का मान 0 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जब a का और b का मान 0 हो जाए तो फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बनेगा। ठीक, आगे ध्यान देंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 है निर्देशांक। ठीक है नहीं, तो निर्देशांक क्या होता है, ये होता है एक्स और वाई। एक्स और वाई को बोलते हैं निर्देशांक। और यहाँ पे होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो होते हैं 0 0, ये बात ध्यान रखनी है। और एक्स अक्ष के ऊपर से जाएंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स एक्स पॉजिटिव, नीचे की ओर जाएंगे तो सॉरी एक्स वाई एक्स पॉजिटिव, नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे मिलेगा वाई एक्स निगेटिव। ऐसे इधर को जाएंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स अक्स पॉजिटिव, इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा वाई एक्स निगेटिव। ठीक, और ये होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0। मूल बिंदु यहाँ होता है, ठीक है ना, सेंटर में। इसके जो निर्देशांक है मूल बिंदु के 0 0 होते हैं। बहुविकल्प एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, याद कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, हम जानते हैं कार्तीय तल, जिसमें पढ़ेंगे चतुर्थांश। भाई देखो, जो हमारे पास निर्देशांक है उसमें लिखने के लिए, निर्देशांक को लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू। ठीक, तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं चतुर्थांश। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरे वाला, ये तीसरा और ये चौथा, ये होते हैं चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांश के जो होते हैं निर्देशांक, तो प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक है यह एक्स प्लस का है और वाई भी प्लस का है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे ये होंगे प्लस प्लस, क्या होंगे प्लस प्लस हो जाएंगे प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे देखो ये x माइनस का है और y प्लस का है, तो पहले लिखेंगे x फिर लिखेंगे y। तो सेकंड चतुर्थांश के जो निर्देशांक है ये हो जाएंगे माइनस और प्लस। यहाँ पे अब देखो थर्ड वाले में यहाँ माइनस का है और यहाँ माइनस का है, तो तृतीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक है हो जाएंगे माइनस और माइनस। ठीक, उसके बाद है चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो यहाँ x प्लस का है और y माइनस का है, तो यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश के जो निर्देशांक है ये हो जाएंगे प्लस और माइनस। तो ये आपके हो जाएंगे चतुर्थांश। और चतुर्थांश के जो निर्देशांक है ये आपको पता होना चाहिए, प्लस प्लस कौन सी में होते हैं, प्लस माइनस कौन सी में, माइनस प्लस कौन सी में और माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में निर्देशांक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो वही नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास होता है निर्देशांक। मैंने बताया था जो निर्देशांक है ये लिखा जाता है पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अगर जो आपको कहा जाए भुज, तो भुज क्या होता है एक्स का मान, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी जाएगी वो होता है भुज, और यहाँ पर जो वैल्यू दी जाएगी वाई ये होता है कोटि। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है ये एक बिंदु है और आपको कहा जाए ये बिंदु की एक्स अक्ष दूरी क्या है, बिंदु की एक्स अक्ष दूरी क्या है, तो बताओगे वाई वाला मान, राइट आंसर। ठीक, उसके बाद ये बिंदु है, इस बिंदु की कहा जाए वाई अक्ष से दूरी क्या है, तो बताओगे यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू का जो मान दिया जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट है रेखा और कोण। नया चैप्टर आपके सामने आ गया है, रेखा और कोण 9th क्लास के चैप्टर है। तो इस चैप्टर के फॉर्मूले जो है जो इंपोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कोण। तो कोण क्या होता है, जो हमारे पास ये दो रेखाएं हैं
इनके बीच का जो झुकाव है ये वाला, ये कहलाता है कोण। ठीक। और ये कोण है ये 0 डिग्री के बराबर हो सकता है और 360 के डिग्री के बराबर हो सकता है, या फिर 0 और 360 डिग्री के बीच में हो सकता है इस थीटा का मान। तो कोण के प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार के कोण होते हैं। ठीक। तो भाई आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट हमारे पास है, सीखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। ठीक। तो एक होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होता है ये होता है 0 डिग्री से तो होता है बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है न्यून कोण। ठीक। तो न्यून कोण है भाई 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है न्यून कोण। इस प्रकार से हम बना सकते हैं न्यून कोण को। एक होता है समकोण। तो समकोण का मान होता है 90, यानी कि अगर कोण 90, कोई कोण 90 डिग्री है तो उसे हम बोल देंगे समकोण। ठीक, ऐसे। उसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है, यदि कोई कोण क्या है, एक एक जो हमारे पास 90 डिग्री है, यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक, और 180 डिग्री से क्या है, कम है, तो वो कोण कहलाता है क्या, वो कोण कहलाता है भाई अधिक कोण। क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। इस प्रकार से बना सकते हैं अधिक कोण। 90 डिग्री से ज़्यादा परंतु 180 डिग्री से कम, ये कहलाता है अधिक कोण। उसके बाद है त्रिज्य कोण। तो त्रिज्य कोण क्या होता है, जो कोण पूरा 180 डिग्री होता है उसे बोलते हैं त्रिज्य कोण, यानी कि जो कोण 180 डिग्री के बराबर है उसे बोलते हैं त्रिज्य कोण। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ठीक। आगे देखो, आगे है नंबर 5। तो उसके बाद है वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या होता है, इस कोण का मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, इस कोण का मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, परंतु 360 जो डिग्री है, 360 डिग्री उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक। तो इसकी आकृति चित्र में बनेगी ऐसे, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त कोण, जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा परंतु 360 डिग्री से कम होगा, वृत्त कोण कहलाता है। उसके बाद है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, वो कोण कहलाता है संपूर्ण कोण। आकृति इसकी ऐसे बनेगी डायग्राम में, 360 डिग्री कोण की। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कोण के बारे में, संपूर्ण कोण कितना होता है, वृत्त कोण कितना होता है, समकोण कितना होता है, न्यून कोण कितना होता है, कितने बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, सब पता होना चाहिए, नोट कर लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास सीखते हैं पूरक या फिर कोटि पूरक कोण क्या होता है। ठीक। तो ये आपसे पूछे जाए पूरक या फिर कोटि पूरक कोण क्या है, तो आप क्या बताओगे, ऐसे ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका जिनका योग जिनका योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक। जैसे कि देखो, मान लो हमारे पास भाई ये हमारे पास दो कोण है, ये वाला एक्स है और ये वाला क्या है, वाई है। ठीक। अगर जो इन दोनों का योगफल क्या है, 100, सॉरी, इन दोनों का योगफल जो है 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण एक्स वाई क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कहलाएंगे। अगर जो मैं कहता हूँ यहाँ पे थीटा का थीटा का कोटि पूरक कोण, थीटा का कोटि पूरक कोण क्या होगा, और ये मैं निकालना हो थीटा का कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो आपको 90 में से थीटा को घटा देना है, तो कोटि पूरक कोण निकल जाएगा। एग्जाम्पल सुन लो, जैसे मैं कहता हूँ 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है, 30 डिग्री का कोटि पूरक कोटि पूरक कोण क्या है, कोटि पूरक कोण। तो आप क्या करेंगे, 90 में से इस 30 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 60। तो 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 60 होगा। चाहे देख भी लो, 30 को और 60 को जोड़ने पर 90 आएगा। तो 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण है 60। तो हमें कोई भी डिग्री का कोण दिया जाए, ठीक, 50, 40, 60 जो भी दिया जाए, 90 में से घटा दो तो पता चल जाएगा
ये जो भी कोण हमारे पास है उसका कोटिपूरक क्या है। ठीक, यदि आपको दो कोण दे जाए और आपको चेक करना हो कि ये कोटिपूरक है नहीं है, तो उन दो कोण को जोड़कर 90 आना चाहिए, तो कोटिपूरक वहाँ पे दोनों कोण हो जाएंगे। बात ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण हमारे पास क्या होते हैं, सुनते हैं इनको भी। तो परिभाषा क्या होगी संपूरक कोण की, यदि दो दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फिर भी देखो डायग्राम। तो डायग्राम देख लो। मान लो हमारे पास ये कोण है एक्स और ये कोण क्या है वाई। अगर जो इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाए 180 डिग्री आ जाए, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, ये दोनों कोण कहलाएंगे संपूरक कोण। ठीक, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाए तो ये दो कोण कहलाएंगे संपूरक कोण। ठीक, यदि आपको कहा जाए इस प्रकार से कि भाई हमारे पास ये थीटा है, इस थीटा का संपूरक कोण बताओ क्या होगा, थीटा का संपूरक कोण क्या होगा ये बताना है। ठीक है नहीं, थीटा का संपूरक कोण। तो थीटा का संपूरक कोण क्या आएगा देखो भाई। तो हमें कोई भी हमारे पास थीटा दिया जाए 30 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री, हमें उसका निकालना संपूरक कोण। तो हम क्या करेंगे 180 में से वो थीटा कोण घटा देंगे। चलो एग्जांपल समझते हैं। मैं कहता हूँ 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। मैं कहता हूँ 80 डिग्री का संपूरक कोण। तो कैसे निकल लेंगे, 180 में थे 80 घटा देंगे, घटाने पर आएगा 100। तो ये 100 क्या है, 80 का संपूरक कोण है। चाहे देख भी लो 80 को 100 में जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम संपूरक कोण निकाल सकते हैं किसी भी कोण का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, सभी बातें नोट करते हुए चलनी है। आगे और ही फॉर्मूले बचे हैं, सभी देखने हैं। यदि आप ये एक मात्र वीडियो देख लेते हैं तो आपके 9th क्लास के जितने फॉर्मूले हैं किताब में सारे कवर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कंप्लीट वीडियो देखनी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारे फॉर्मूले आपके एक ही वीडियो से आपको पता चल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई हमारे पास है आगे नेक्स्ट प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं ऐसे और ये एक दूसरे को काटती है, यदि हमारे पास दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट देती है, तो ये क्या रेखाएं क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपको लिख लेना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी किसी प्रकार से काट दे, तो वे दो रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक, उसके बाद है लंबवत रेखा। यदि कोई रेखा हमारे पास है, किसी रेखा को 90 डिग्री पर दो बराबर भागों में काट दे, यानी कि भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इस प्रकार से कोई लाइन किसी लाइन को 90 डिग्री में दो बराबर भागों में काट दे, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये दो रेख जो हमारे पास रेखा होगी वो होगी लंबवत रेखा। मान लो हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम कह सकते हैं ए बी जो रेखा है वो लंब है किस पे, सी डी रेखा पर, क्योंकि ए बी रेखा ने जो बिंदु जो हमारे पास रेखा सी डी है इसको जो टच किया है 90 डिग्री पर, इस प्रकार से दोनों ओर यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगी लंबवत रेखाएं। तो लंबवत रेखाएं वे रेखाएं होती है हमारे पास, यदि उसमें से कोई रेखा किसी एक दूसरी रेखा को 90 डिग्री पर यहाँ पे टच करती है तो वो हमारे पास होती है लंबवत रेखा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है समांतर रेखा। तो समांतर रेखाएं वे दो रेखाएं होती है जो आपस में कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी या फिर आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो वे दो रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखा होती है। उसके बाद है तिर्यक रेखा। तो ये क्या है, यदि हमारे पास ये दो रेखा है, ठीक, और इन दो रेखाओं को एक लाइन इस प्रकार तिरछा काट दे ऐसे, तो इस तिरछी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो ये आपको पता होना चाहिए, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई लाइन काट दे इस प्रकार से दो दो बार, यानी कि एक तो इसको भी काट दे उसको भी काट दे कोई रेखा,
दो समांतर लाइन को, तो वो जो रेखा होगी उसे बोल देंगे हम तिर्यक रेखा। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो तिर्यक रेखा के बारे में थोड़ा सा जो कुछ एक महत्वपूर्ण हमारे पास कोण बनते हैं इनको जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनको जान के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाते हैं इस चैप्टर से, जो आपका है रेखा और कोण वाला चैप्टर। तो जानते हैं सब कुछ यहाँ पर। तो उसके अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा जो बताऊंगा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो बातें बताऊंगा। तो हमने सीख लिया है ये जो लाइन है, ये लाइन और एक ये लाइन, ये आपस में समांतर लाइन है, और ये हमारे पास यहाँ पर है ये लाइन, ये वाली ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से कुछ कोण बनते हैं, प्रॉपर्टी है कुछ कोणों की, इनको याद करते हैं। देखो भाई, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे है एंगल 1, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे है एंगल 1, तो ये कोण हमारे पास हो जाएंगे संगत कोण। उसके बाद इस लाइन के ऊपर यहाँ पे 2 है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएंगे संगत कोण। इस लाइन के नीचे यहाँ पे 4 है, इस लाइन के नीचे यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएंगे संगत कोण। इस लाइन के नीचे यहाँ पे 3 है, इस लाइन के नीचे यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएंगे संगत कोण। ठीक, अब सीख लो अंत्य एकांतर कोण कौन से होते हैं। कौन से अंत्य एकांतर कोण कौन से होते हैं? तो जी हमारे पास ये इस प्रकार से 4 और 6 हैं, ये होते हैं अंत्य एकांतर कोण। उसके बाद ये जो हमारे पास 5 और 6 हैं, ये होते हैं अंत्य एकांतर कोण, और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये आपस में बराबर होते हैं, ये बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये बराबर आपस में होंगे, ये भी और ये भी, यानी कि संगत कोण और अंत्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यह पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट होते हैं अंत्य एकांतर कोण। तो सुन लो अंत्य एकांतर कोण कैसे होते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास ये हमारे पास है अंत्य एकांतर, तो हो गया। ये हमारे पास है बाह्य, ये हमारे पास जो आगे है ये है बाह्य एकांतर कोण। क्या लिखा है? एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं देखो, तो डायग्राम में देखते हैं भाई, ये तो हो गए अंत्य एकांतर कोण, और ये होंगे बाह्य वाले, एक तो 1 और ये 7, ऐसे 1 और 7 और 2 और 8, तो ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण या फिर एकांतर बाह्य कोण, और ये आपस में बराबर होंगे। उसके बाद है कर्मागत अंत्य कोण। कर्मागत अंत्य कोण, तो कर्मागत अंत्य कोण जानते हैं कौन कौन से होते हैं? तो कर्मागत अंत्य कोण होते हैं ये वाले, एक तो 3 और 6, और 6 और फिर 4 और 5, ये होते हैं क्या? ये होते हैं कर्मागत अंत्य कोण, और इन ये आपस में बराबर नहीं होते। इन दोनों का जो इन दोनों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इन दो कोणों का जो होता है योग, ये होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये बराबर नहीं होते। बस आपको ध्यान रखना है इन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बाकी कोण मैंने बताए, अंत्य एकांतर कोण, अंत्य बाह्य कोण, और बताया आपको संगत कोण, ये सब आपस में कोण बराबर होते हैं। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये सब आपको समझ में आना चाहिए जो बताया है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जो दो रेखाएं आपस में इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, तो जो ये कोण होंगे ये वाले, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर जो ये हमारे पास अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद है समद्विभाजक कोण, यानी कि हमारे पास एक ऐसी रेखा जो दो कोण को आपस में बराबर काट दे, तो ये हमारे पास कहलाएगी समद्विभाजक रेखा। और ये आपस में जो कोण बराबर होंगे ये कहलाएंगे समद्विभाजक कोण, आपस में बराबर होंगे। यदि हमारे पास ए है तो ये भी कोण ए ही होगा। ठीक, समद्विभाजक कोण आपस में क्या होते हैं? समद्विभाजक कोण आपस में बराबर होते हैं, पता होना चाहिए। ठीक, और एक कोण को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? समद्विभाजक रेखा कहलाती है, ये पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो गया आपके सामने, जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो फॉर्मूले इस चैप्टर से बनते हैं, वो सब यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने है एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज इस प्रकार से हो सकता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होती है और 3 ही कोण होते हैं।
और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं और 3 ही भुजा होती है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं चित्र के साथ, यहाँ पर देखते हैं। तो एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वो हमारे पास होगा समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, जो ए है, तो जो बी है, तो सी है। तो समद्विबाहु, जो हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है, वह त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो बराबर होगी और एक भुजा क्या होगी, अलग। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर होगी और एक भुजा क्या होगी, अलग होगी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सीखते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोण के आधार पर जानते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो पहले वाले जो हम जाने त्रिभुज के प्रकार, यह थे भुजा के आधार पर। अब जानते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो एक तो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी कोण 90 डिग्री छोटे होंगे, वो हमारे पास कहलाएगा समकोण त्रिभुज। यह है समकोण त्रिभुज। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, वो कहलाएगा क्या, न्यून कोण त्रिभुज। एक होगा अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो हमारे पास त्रिभुज कहलाएगा क्या, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिज्यकोण। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया उतने आपको जानना है। त्रिभुज के प्रकार जो मैंने बताया 3 प्रकार, ये आपके हो जाएंगे क्या, त्रिभुज के प्रकार किस पे, कोण पर आधारित। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो बताया गया है इतने ध्यान रखो। एक होता है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, वे हमारे पास त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। उसके बाद है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसके तीनों कोण 90 डिग्री छोटे होंगे, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक त्रिभुज के एक कोण का मान तो होगा 120 से 90 डिग्री से ज्यादा, बाकी जो दो कोण हैं उन कोणों का मान होगा 90 डिग्री से कम, तो वह त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो भाई बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट। हमारे पास यदि हमारे पास दो त्रिभुज है तो इनकी हमें देखनी है सर्वांग समता। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाते हैं, यदि उन दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो। जैसे देखो यहाँ पे भाई, मान लो एक त्रिभुज है ये वाला, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनियो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये त्रिभुज है ए बी और सी। ये त्रिभुज है क्या, पी क्यू और आर। यदि इनकी दो भुजाएं तो बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है इसके और ये भुजा बराबर है इसके, और इनका जो कोण है एक, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो हमारे पास है इनका एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज कहलाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज। अर्थात इनकी जो थर्ड साइड है ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, यानी कि बी सी बराबर होगा क्यू आर के। यदि ऐसा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, या फिर कह दो दो त्रिभुज के एक का कोण बराबर है और दो दो भुजा आपस में बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, क्या नाम, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। या फिर ऐसे सुन लो, हमारे पास भाई ये त्रिभुज है ए, यहाँ पे देखो ये है ए बी सी, और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। इसका ए बी और इसका पी क्यू आपस में क्या बराबर है, इसका ए सी और इसका पी आर आपस में बराबर है, इसका कोण ए इसका कोण पी आपस में बराबर है। तो ये हमारे पास त्रिभुज कहलाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज। अर्थात इनकी जो थर्ड साइड है ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, और इनके जो हमारे पास संगत कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे। ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है
यदि दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, या फिर दो कोण एक भुजा बराबर हो तब भी क्या कहलाएंगे, सम, ये क्या क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सर्वांग समत्रिभुज। या फिर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो वे भी क्या कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। और सर्वांग समत्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जो दो त्रिभुज है इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वे आपस में बराबर होगी, संगत कोण भी बराबर होंगे यदि दो सर्वांग समत्रिभुज है। बात ठीक। इसके बाद सीखते हैं आगे नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है आपका चैप्टर चतुर्भुज, इसके बारे में जानते हैं और सभी फॉर्मूले देखते हैं जो जो आपके बुक में दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पर जानते हैं चतुर्भुज। तो भाई हमारे पास जो चार बिंदु है इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो जो आकृति बनेगी वो हमारे पास होगा चतुर्भुज। जैसे कि ये चार बिंदु है, इनको ऐसे हम जोड़ देंगे, ऐसे ये ऐसे इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो आकृति बनेगी वो कहलाएगा चतुर्भुज। अब यहाँ पर हम सीखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या है ये हम सीख लेते हैं। तो ये होते हैं भाई, सबसे पहले सीखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि आपस में समलंब चतुर्भुज क्या है। ये दो हमारे पास ध्यान देंगे, हमारे पास ये दो समांतर रेखा है ऐसे, और इसको फिर आपस में हम ऐसे मिला देंगे तो जो हमारे पास बनेगा चतुर्भुज वो क्या है, समलंब चतुर्भुज। हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है। यदि हमारे पास दो समांतर रेखाएं ऐसे है, एक छोटी है एक बड़ी है, और फिर आपस में इनको ऐसे मिला दो तो जो आकृति बनेगी वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। यदि हमारे पास दो समांतर लाइन आपस में, ये आपस में बराबर है और इनको फिर ऐसे मिला दो ऐसे करके तो जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगा, वो त्रिभुज कहलाएगा हमारे पास क्या, समांतर चतुर्भुज। ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट हमारे पास है सम चतुर्भुज। यदि किसी हमारे पास चतुर्भुज की चारों भुजाएं, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो वो कहलाएगा क्या, समान, क्या नाम, सम चतुर्भुज। उसके बाद यदि किसी त्रिभुज की हमारे पास किसी चतुर्भुज की आमने सामने की साइड या फिर भुजा बराबर है तो वो कहलाएगा आयत। ठीक। यदि किसी हमारे पास क्या नाम जो हमारे पास है चतुर्भुज जिसकी चार भुजें आपस में बराबर है और आमने सामने की लाइन समांतर है तो वे हमारे पास कहलाएगा क्या नाम, त्रिभुज क्या, वर्ग। उसके बाद पतंग आप जानते हैं, पतंग होगी इस प्रकार से, ये होती है पतंग, ये पतंग है। ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज है इससे कुछ गुण धर्म है, कुछ प्रमेय है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रमेय आपके सामने है, इसको थोड़ा समझते हैं, सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास प्रमेय है फर्स्ट। फर्स्ट प्रमेय क्या कहती है, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल एक 360 होता है। तो ये हम सीख सकते हैं डायग्राम से, देखो ऐसे मान लो हमारे पास ये है एक चतुर्भुज है, तो इसमें चार कोण होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर जो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इन चारों कोणों को जोड़ने पर 360 के बराबर ये जो है योगफल आएगा। तो ये फर्स्ट प्रमेय है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समद्विभाजित करता है। तो देखो ये क्या है, ये मान लो ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चतुर्भुज इस प्रकार से है। तो जो इसका जो विकर्ण होगा ये वाला, जो इसका जो विकर्ण होगा ये वाला, ये क्या करेगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर देगा, सर्वांगसम कर देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये साइड आपस में समान होगी, ये साइड इसके समान होगी और ये साइड किसके समान होगी, इसके, और इनके तीनों एंगल भी आपस में सर्वांगसम होगी, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। इस प्रकार से इनका जो हमारे पास होता है
विकर्ण। तो विकर्ण क्या करता है, जो ये हमारे पास है समांतर चतुर्भुज, इसको दो सर्वांग त्रिभुजों में क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। ये हमारे पास होता है विकर्ण, ये है विकर्ण, ठीक है। नहीं, जो बीच में लाइन दी मैंने ये वाली, ये विकर्ण है, ठीक। ये पता होना चाहिए आपको, ये विकर्ण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 परमें और है, ये और सीख लो भाई यहाँ पे। तो थर्ड परमें क्या कहती है, यदि एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो देखो भाई हमारे पास ये है एक समांतर चतुर्भुज है, और जो इनके सम्मुख भुजाएं, एक तो ये वाली बराबर होगी इस वाले के, और ये बराबर होगी इस वाले के। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजा यानी कि जो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है आपस में। उसके बाद है नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो आमने सामने कोण है ये बराबर होते हैं किसमें, समांतर चतुर्भुज में। ये है आपके फोर्थ पर में। उसके बाद है 5 पर में। 5 नंबर पर में क्या कहती है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो कैसे, मान लो हमारे पास यहाँ पे जो एक क्या है, ये हमारे पास एक है समकोण त्रिभुज है। इसका मान लो विकर्ण यहाँ से यहाँ तक का है, और इसका एक विकर्ण यहाँ पे ये वाला है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, यानी कि ये आपस में जहाँ भी मिलते हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई ये बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के। अर्थात मैं इनको ए बी सी और डी और ओ कह दूं, तो ये आपस में बराबर कैसे होगी, यानी कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के, और ओ डी बराबर हो जाएगा ओ सी के। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास विकर्ण है, एक ये विकर्ण एक विकर्ण आपस में जब जहाँ भी कटेंगे, ये आपस में करेंगे समद्विभाजित, यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये परमें है समांतर चतुर्भुज की। उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है नया चैप्टर आपका व्रत। तो व्रत से संबंधित फॉर्मूले यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, ये सर्कल जो होता है ये व्रत है। जहाँ पे प्रकार रख के ये व्रत बन जाएगा, वो उसका क्या लगता है, क्या नाम, केंद्र। और केंद्र से इस व्रत के सरफेस तक की दूरी क्या लगती है, त्रिज्या। और जो पूरा जो सरफेस है व्रत का, इसे बोलते हैं परिधि। तो त्रिज्या आर होती है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, परिधि 2 पाई आर, और व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं क्या, सकेंद्रीय व्रत। तो ये क्या है, ऐसे व्रत जिनका केंद्र एक ही होता हो। मान लो देखो आप देख पा रहे हैं, इस छोटे व्रत का केंद्र भी यही है, और जो बड़ा व्रत है इसका केंद्र भी यही है। यानी कि ऐसे 2 व्रत जिनका केंद्र एक ही हो, वे कहलाते हैं सकेंद्रीय व्रत। उसके बाद है उभयनिष्ठ जीवा। तो उभयनिष्ठ जीवा क्या है, यदि जो 2 व्रत है आपस में मिल जाए, और जो इनके बीच में जो जीवा होगी ये वाली, ये होगी उभयनिष्ठ जीवा, ठीक। यो है उभयनिष्ठ जीवा, ठीक। उसके बाद अंत्यव्रत। अंत्यव्रत क्या है, यानी कि जो हमारे पास एक त्रिभुज है ये वाला, इसके जो तीनों कोनों को टच करते हुए जो व्रत बनेगा, उसे बोलते हैं अंत्यव्रत। और इस व्रत के केंद्र को बोलते हैं अंत्य केंद्र, ठीक। उसके बाद एक व्रत के बाहर बाह्य जो पृष्ठ है उसको टच करते हुए जो हमारे पास ये त्रिभुज बनेगा, एक व्रत के बाहर के पृष्ठ को जो त्रिभुज बनेगा टच करते हुए, व्रत को टच करते हुए हमारे पास त्रिभुज बनेगा, उसे बोलते हैं अंत्यव्रत। और इस व्रत के, सॉरी दोबारा सुन लो, जो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो व्रत बनेगा, ये वाला, इसे बोल देंगे क्या, इसे बोल देंगे अंत्यव्रत, ठीक। और इस व्रत के केंद्र बोल देंगे अंत्य केंद्र। और त्रिभुज के बाहर के तीनों कोनों को टच करते हुए जो त्रिभुज बनेगा, वो क्या होगा, वो होगा परिव्रत। और उस व्रत के केंद्र को बोल देंगे परिकेंद्र, ठीक। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे यहाँ पर जान लो हीरोन का सूत्र क्या होता है, ठीक। तो भाई हीरोन का जो सूत्र है, ये किसी भी त्रिभुज का
क्या निकाल सकता है, क्षेत्रफल निकाल सकता है। ठीक, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी भुजा हमारे पास है सी बी और ए। तो एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा हमारे पास दे रखी है। तो हीरोन का जो सूत्र है उससे हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और जहाँ पे जो एस है, एस की वैल्यू निकलेगी त्रिभुज के जो भुजाएं हैं तीनों जोड़ के 2 से भाग करने पर निकलेगी एस की वैल्यू। और एस हमारे पास रहेगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ये पूछे जाए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जो है पूछे जाए परिमाप क्या होगा, परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे या फिर 2 गुना कर देंगे किसका, अर्ध परिमाप का, तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। हीरोन का सूत्र आपके सामने है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे आपके सामने है नेक्स्ट चैप्टर और इस क्लास का आज का लास्ट चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक, तो यहाँ पर जानते हैं गोले के बारे में। तो ये आपके सामने आकृति दिखाई दे रही है गोले की, और ये गोले का हो जाएगा केंद्र, और ये हो जाएगी गोले की त्रिज्या आर। तो आपको यहाँ पर ये 4 फॉर्मूले याद कर लेने हैं गोले के। गोले की त्रिज्या होती है आर, व्यास हो गोले का 2r, और गोले का आयतन हो 4/3 पाई आर की पावर 3, और गोले का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई आर की पावर 2। ठीक, आगे जानते हैं अर्धगोले के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं ये अर्धगोला है, ये अर्धगोले का केंद्र है, और ये अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक, उसके बाद जानते हैं अर्धगोले के फॉर्मूले। ये 5 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। तो गोले की जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो आर होती है, अर्धगोले का जो व्यास है वो 2r, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की पावर 3, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट हमारे पास है इस क्लास का लास्ट टॉपिक और ये लास्ट फॉर्मूले। इस क्लास के बाद आपका इस जो फॉर्मूले वाले जो क्लास थी 9th क्लास के लिए के बच्चों के लिए ये कंप्लीट हो जाएगी, ये और जान लो बस। ठीक, तो ये हमारे पास है शंकु। तो शंकु का डायग्राम आप देख पा रहे हैं। शंकु की ये हाइट हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, और ये हो जाएगी शंकु की तिर्यक लंबाई। तो शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, और तिर्यक लंबाई l है। और l का फॉर्मूला आपको याद रखना है रूट हाइट का, और क्या नाम यहाँ पाएगा क्या, त्रिज्या का स्क्वायर, हाइट और त्रिज्या का स्क्वायर, और इसका रूट निकाल देंगे तो अंडर रूट निकाल देंगे तो यहाँ पाएगी शंकु की तिर्यक लंबाई। ठीक, उसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, और शंकु के आधार जो हमारे पास ये सर्कल टाइप से है ये वाला, तो इसका जो हो जाएगा क्षेत्रफल पाई r² हो जाएगा। तो भाई ये था आपके लिए मैथ के संपूर्ण फॉर्मूलों की क्लास। ठीक, तो मैं इस क्लास में जान लिए हैं मैथ के जो फॉर्मूले हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए, जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे इस क्लास में हमने डिस्कस किए। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना है, और आपको ये सभी फॉर्मूले यदि आपने नोट नहीं किए हैं तो आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि यदि आप ये फॉर्मूले एक बार नोट कर लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा, यदि आपको फॉर्मूलों पूरी बुक के फॉर्मूलों का रिवीजन करना हो तो आप एक साथ एक बार में कर सकते हैं। तो आपको ये जो फॉर्मूले आपको मैंने पढ़ाए पूरी क्लास में, ये फॉर्मूले आपको एक कॉपी में नोट करने हैं और इनको याद करना है। एग्जाम टाइम पर आपको इन फॉर्मूले से फायदा मिलेगा, और जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों में। और इसी प्रकार से और भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो यह चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।